देखिए, पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में और देशांतरी विस्तार के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं भारत से रिलेटेड। पहला है कोलंबो पॉइंट। कोलंबो पॉइंट कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा, मुंबई। कालीमेरे पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कोलंबो पॉइंट मुंबई, कालीमेरे पॉइंट तमिलनाडु। अगला है पॉइंट पेड्रे, ये पड़ता है जाफना द्वीप, जाफना द्वीप के समीप। अब ये जाफना आइलैंड कहाँ है? याद रखिएगा, श्रीलंका का ऊपरी हिस्सा। ये तमिलों का सबसे अधिक बाहुल्य वाला बेल्ट है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में पड़ता है। तो याद रखना है कोलंबो पॉइंट मुंबई, कालीमेरे पॉइंट तमिलनाडु और पॉइंट पेड्रे जाफना। अब देखते हैं, मैंने कल वाली पिछली वाली क्लास में बताया भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से। तो आपने देखा था पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। यानी कुल 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं जो स्थल से लगते हैं और कुल ऐसे 7 ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी सीमा, जलीय सीमा भारत के जलीय सीमा से लगती है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कुछ देखिए, हमारे बीच और पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में सीमाओं का निर्धारण हुआ है। कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव द्वारा समझौते के द्वारा हमने मान रखा है कि यह भारत और चाइना का बॉर्डर है, यह भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, यह भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, देखते हैं। पहली रेखा है डुरंड रेखा। इसको सर डुरंड ने 1896 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची थी। आज आपको आपका जो वर्तमान पाकिस्तान दिख रहा है, एक समय में यह हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सर डुरंड ने एक समझौता किया था आंग्ल अफगान युद्ध के पश्चात। ठीक है, इस समझौते में डुरंड रेखा जो थी वह भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो तो अलग हो गया, लेकिन भारत से अभी भी यह 106 किलोमीटर जो पीओके वाला हिस्सा है, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं आप जम्मू कश्मीर का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, यहां से अभी भी छोटा सा हिस्सा 106 किलोमीटर का, लगभग 106 किलोमीटर का डुरंड रेखा आज भी अफगानिस्तान से लगता है। वो अलग बात है, ये जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा है जिसे हम पीओके कहते हैं। क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते अगर 2-3 कुत्ते हो जाएं, क्या बोलते हैं, एक रोटी हो और खाने वाले कई लोग तो लोग नोचते हैं ना, ये हाल हो गई है कश्मीर की। रोटी हमारी है, जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन कहीं पे चीन लपक रहा है तो कहीं पे पाकिस्तान। अगर हम थोड़ा सा आप लोगों को डेमोग्राफी बताएं जम्मू एंड कश्मीर की, तो कुछ ऐसी। ये देखिएगा, ये बीच वाला हिस्सा कारगिल कहा जाता है, ये वाला हिस्सा पीओके कहा जाता है, ये वाला हिस्सा एसी कहा जाता है। एसी फॉर अक्साई चीन, अक्साई चीन। जब कबीलाइयों ने आक्रमण, पाकिस्तानी सेना कबीलाइयों के रूप में 1947 के बाद भारत में जम्मू कश्मीर में एंट्री की थी, तो ये इसी वाले बेल्ट में एंटर कर पाई थी और ये पूरा हिस्सा, आधा से ज़्यादा हिस्से को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन जब भारतीय सेना घुसी तो इनको वापस जाना पड़ा। लेकिन हमारी थोड़ी सी उस समय की जो भी कहिए आप, गलती कहिए या त्रुटि कहिए या फिर नासमझी कहिए, जो भी किया, हम लोग इस मैटर को यूएन में ले गए और जो बाद में मैटर हुआ आपको पता है। अभी जैसी स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीओके है। बाद में यही पाकिस्तान ने एसी को, इस वाले हिस्से को किसको बेच दिया? चीन को, चाइना को बेच दिया। जमीन हमारी, पगला ने क्या कर दिया? चौपट को बेच दिया था अक्साई चीन। अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा लद्दाख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लद्दाख। और ये वाला हिस्सा कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे पास था। अब पाकिस्तान वाले यहीं पे छोटा सा बेल्ट है, इसे बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। क्या बोलते हैं? आज़ाद कश्मीर, जिसमें घुसपैठ कर करके ये बाद में घुसपैठ कर करके अंदर तक आए हैं। अब बचा क्या हमारे पास? बस इतना, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। ऊपर वाला हिस्सा कश्मीर घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर घाटी। और नीचे वाला हिस्सा जम्मू कहा जाता है। यानी
इसी जम्मू कश्मीर में इतने विभाजन हैं। कारगिल का युद्ध इसके लिए हुआ था। अब इस जम्मू कश्मीर को हमने क्या कर दिया है, दो हिस्सों में बांट दिया ना, ऐसे ऐसे काट दिया। देखिए ये जो पीओके वाला हिस्सा है इसे हमने किसमें दे दिया, लद्दाख में। और लद्दाख को क्या घोषित कर दिया, केंद्र शासित। यानी पीओके में हमें आक्रमण करना होगा तो अब हमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने बहुत बढ़िया किया। लद्दाख हमेशा यूनियन टेरिटरी रहेगा, यूटीआई रहेगा, और यूटीआई रहेगा तो पूरी सुरक्षा की गारंटी किसकी, केंद्र सरकार की। पाकिस्तान जब भी पीओके को कब्जा करना होगा तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता, जो हम अंदर ही अपने में ही ऐसा घेरा बना के बैठे थे, अपने आप को ही ऐसे बांध के बैठे थे, हमको ये नहीं छूना है, वो नहीं करना है, यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, ये सब चीजों से हम मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में बस एक चीज बची है कि हमको पीओके को क्या करना है, ऑक्यूपाई करना, किसी भी तरीके से जमीन खाली करवानी। किससे, पाकिस्तानी आर्मी से। ऐसा नहीं है, पीओके की जनसंख्या, जो जनता है वो खुद चाहती है हिंदुस्तान में मिलना। क्यों, गरीबी वहां बढ़ती जा रही है, महंगाई दोनों आसमान छू रही है, जो पाकिस्तानी करेंसी है उसका अवमूल्यन होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो 1896 ईस्वी में सर डुरंड ने खींची थी, याद रहेगा। दूसरा 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो सर मैकमोहन ने, देखिए अंग्रेज कितने चालाक थे, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो रहा है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि नए नए जगहों पे युद्ध का नया आगाज हो, तो चाइना को बुलाया और बोला ऐसा है, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, जब तक युद्ध चल रहा है चलने दो, ये हम तुम्हारा ये देखो एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर के उस पार तुम रहोगे, इस बॉर्डर के इस पार हम रहेंगे। तो सर मैकमोहन ने शिमला में, कहां पे जी, शिमला में एक समझौता किया चाइना के साथ वर्ष 1914 में, जिसे हम क्या कहते हैं, सर मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन किसके द्वारा समझौता किया गया था, सर मैकमोहन लाइन द्वारा बनाया गया था, सर डुरंड द्वारा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण योजना, भारत में एक योजना आई थी 14 अगस्त, जिसे हम बोलते हैं माउंट बेटन प्लान। इसी को हम हिंदी में लोग कहते थे मन बाटन योजना। क्या बोलते थे, अब इंग्लिश सभी लोग सही से बोल नहीं पाते थे उस समय, तो माउंट बेटन को लोग मन बाटन बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि नाम बिल्कुल काम पे फिट बैठ रहा था। माउंट बेटन आया ही था भारत को आजाद करने, लेकिन भारत को साथ ही साथ तोड़ने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान को अलग करने के लिए आया था। माउंट बेटन प्लान आया 14-15 अगस्त को, और इसी प्लान के अंतर्गत एक व्यक्ति को काम दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम था रेडक्लिफ, जो हिंदुस्तान कभी नहीं आया था, कभी हिंदुस्तान को देखा भी नहीं था। उसको बताया गया था कि ये लोग हिंदुस्तान का मैप, इसको भी डिवाइड कर दो, यहाँ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, यहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं, जो मुस्लिम डोमिनेंस एरिया है उसको पाकिस्तान बनाना है, और जो हिंदू डोमिनेंस एरिया है उसको हिंदुस्तान। उसने घर में बैठे ही, अपने इंग्लैंड में बैठ के ही एक लाइन खींच दिया, लो ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, ये हो गया। आपको पता नहीं होगा, जब विभाजन हुआ तो बहुत से लोगों के घर तो आ गए हिंदुस्तान में, और सामने वाला गेट आ गया पाकिस्तान में। कई कुएं आ गए, कुएं का आधा हिस्सा हिंदुस्तान में, आधा हिस्सा, मतलब अंधों की तरीके से डिवीजन हुआ था पंजाब वाले बेल्ट में, हर जगह ही ऐसा हुआ। तो ये था भाइयों 15 अगस्त 1947 को सीजे रेडक्लिफ द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्माण, याद रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 दिख रहा होगा, एक पटकाई की पहाड़ियां। प्रश्न पूछ दे, पटकाई की पहाड़ियां किन दो देशों के बीच में है, तो पटकाई की पहाड़ियां हैं भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा का निर्धारण कौन सी पहाड़ियां करती हैं, आप बोलेंगे पटकाई की पहाड़ियां।
पटकाई की पहाड़ियां पटक दी गई हैं भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के। और आपको पता है म्यांमार कैसा राष्ट्र है, अपने आप को घोषित कर चुका है बौद्धिस्ट राष्ट्र। कैसा राष्ट्र? और रोहिंग्या का नाम मामला आप लोग सुनते होंगे, रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ आए, रोहिंग्या मुस्लिम वहां आए। इनका म्यांमार के बौद्धों ने, बौद्धिस्ट कंट्री जब घोषित किया अपने आप को, तो वहां की आर्मी ने इनके ऊपर असैसिनेशन करना शुरू कर दिया, इन पे अटैक कर दिया, जेनोसाइड करना शुरू कर दिया। जेनोसाइड शब्द याद रखिएगा, जेनोसाइड टर्मिनोलॉजी उस जगह के लिए किया जाता है, उस घटना के लिए किया जाता है जब किसी धर्म या फिर किसी नस्ल या फिर किसी विशेष भेदभाव की वजह से किसी की हत्या की जाए, किसी को भगाया जाए, उसे हम जेनोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनोसाइड। श्रीलंका पे भी इसका आरोप है, क्योंकि उसने 80 के दशक में, 70-80 के दशक में तमिलों पे बहुत से अत्याचार किए थे, जिसका परिणाम क्या हुआ था? लिट्टे ग्रुप का फॉर्मेशन, लिट्टे ग्रुप का। और इसी आग ने हमारे एक प्रधानमंत्री को जला दिया, नाम था राजीव गांधी जी। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग पढ़ते हैं पटकाई की पहाड़ियां। पटकाई की पहाड़ियां किन 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 दो देशों के बीच में है? म्यांमार और भारत के बीच में। अगला आता है काराकोरम रेंज। याद रखिएगा, इसको पृथ्वी का, धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है धरती का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप कहोगे काराकोरम रेंज को। काराकोरम रेंज को पूरे धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं। क्या है भैया यहां? याद रखिएगा 70 किलोमीटर, कितना? 70 किलोमीटर का सबसे लंबा ग्लेशियर है यहां पे। ये कहां पर है? भारत और चीन के बॉर्डर पर है। यानी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण भी करती है कौन? काराकोरम रेंज। इसे धरती का तीसरा ध्रुव कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। आगे हम देखते हैं, भारत में दो महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला, कर्क रेखा। भारत से आप लोगों को पता होगा धरती की पे 3 प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। अक्षांशीय रेखाओं की बात किया जाए तो 3 प्रमुख रेखाएं हैं। पहला 0 डिग्री, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। दूसरा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सबसे अधिक देश उत्तरी अक्षांश पे लगते हैं। अगर आप लोगों से मैं बोलूं 23.5 डिग्री पे अगर देखना हो तो आप देखेंगे कौन सा देश लगता है? मैक्सिको लगता है। कौन लगता है? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। और यही वह देश है जहां पर पहले भुखमरी आई थी, और यहीं पर सबसे पहली बार हरित क्रांति हुई। किसके द्वारा? यूएसए के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। देखिए पहला देश आ गया मैक्सिको, क्यूबा। समझ में आ रहा है? उसी बेल्ट पे देखेंगे आप वेस्टर्न सहारा है, मार्टोनिया है, माली है, समझ में आ रहा है, अल्जीरिया है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। समझ में आ रहा है? और आप उसी बेल्ट में देखेंगे किसको? हिंदुस्तान। यानी सबसे अधिक देश अगर कहीं हैं तो वह है कर्क रेखा पर। और दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या के यदि किसी रेखा पे, इन तीनों रेखाओं की बात की जाए तो सबसे अधिक रेखा किस रेखा पर जनसंख्या निवास करती है? तो आप बोलेंगे कर्क रेखा पे। किस रेखा पे? किस रेखा पे? लेकिन सबसे अधिक गर्मी अगर किस रेखा पे पड़ती है तो 0 डिग्री पे। किस पे पड़ती है? विषुवत रेखा पर। समझ में आ रहा है? और अगर पूछ दिया जाए सबसे कम देश किस रेखा पे पड़ते हैं तो दक्षिणी अक्षांश, यानी जिसे आप बोलते हैं मकर रेखा। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसे हम कहते हैं इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा। और याद रखिएगा 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, इस वाले बेल्ट को हम लोग बोलते हैं डोल्ड्रम। क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर सबसे अधिक सूर्यातप, सूर्य की किरणें इसी बेल्ट पे पड़ती हैं, और विश्व का, पूरे धरती का सबसे अधिक जीवभार भी इसी बेल्ट में होता है। जीवभार आप बताओ, जहां भोजन सबसे अधिक बनेगा वहीं पे तो खाना खाने लोग आएंगे। तो याद रखिएगा जल वाले बेल्ट के अंदर भी और स्थल पर भी सबसे अधिक जीवभार अगर कहीं है तो इसी डोल्ड्रम पे है। कहां पे है?
डोल ड्रम पे। क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ हो रहा है? इसी डोल ड्रम पे हो रहा है। सबको समझ में आ रही बात है? अब देखते हैं कर्क रेखा जो हमारे देश से गुजरती है वो कितने राज्यों से। पहला प्रश्न बनता है, भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप याद रखिएगा, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। और आपको याद कर रखने का एक छोटा सा तरीका, बार बार आप हर जगह देखते होंगे, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और। समझ में आ रहा है? फिर से देखिएगा, मी से मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की, राजस्थान की राजधानी जयपुर, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, र से राजस्थान की राजधानी, बोलिए, जयपुर, क्या है? त्र से त्रिपुरा है। अच्छा, यहाँ क्या बोल दिया था? ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी, 3 पूरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। ग से गमछा मतलब गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की रांची, झारखंड की। तो 8 राज्य अब सीक्वेंस से मैं बताता हूं। पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है राजस्थान। मैप में देखिए सभी लोग, पहला गुजरात, राजधानी गांधीनगर, दूसरा राजस्थान, राजधानी जयपुर, तीसरा मध्य प्रदेश, राजधानी भोपाल, चौथा छत्तीसगढ़, राजधानी, बोलिए, रायपुर, और झारखंड, राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, मिजोरम, पहले त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा की अगरतला, फिर मिजोरम, आइजोल। कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। सबको समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट आता है हमारे देश की मानक समय रेखा। हमारे देश की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। कितना घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट। क्या है आगे? कहाँ से? GMT से। कहाँ से? GMT से। अब ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? एक मानक समय रेखा मानी गई है जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। और 180 डिग्री रेखा को डेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट लाइन वो रहता है। हिंदी वाले सर आ गए क्या? आइए सर, यह मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरती है। यह कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर के इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, चलिए अब कल पढ़ाया जाएगा। आज सर आप भी बनाएंगे क्या वीडियो? कह रहा हूँ आज आप भी बनाएंगे क्या?